Namaskar, I am engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain recursive functions in Java. अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए रिकर्सिव फंक्शन होता क्या है। जब हम रिकर्सिव फंक्शन के बारे में जानेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। पहली चीज क्या होता है, एनी फंक्शन कैन कॉल अदर फंक्शन, एनी फंक्शन कैन कॉल अदर फंक्शन इफ फंक्शन कॉल बाय इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड रिकर्सन। एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है, दूसरा तीसरे कॉल कर सकता है, कोई भी किसी फंक्शन को कॉल कर सकता है। ये प्रोसेस है कि कोई भी फंक्शन किसी फंक्शन को कॉल कर सकता है और वहां से वैल्यू लेके वापस आ सकता है या बगैर वैल्यू लेके वापस आ सकता है। अगर रिटर्न टाइप हमारा वाइड है तो कोई वैल्यू लेके नहीं आएगा, और अगर रिटर्न टाइप वाइड नहीं है तो कुछ वैल्यू, एक वैल्यू लेके आएगा। अगर वहां से ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है तो ऑब्जेक्ट लेके आएगा। तो रिटर्न के साथ हम एक ही चीज दे सकते हैं। तो जब हम कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करता है, तो जब कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करता है इसका मतलब क्या है, जब कोई अपने आप को कॉल करेगा तो क्या होगा, जैसे हम कहें ए में हैं, कहें गो टू बी, हम ए डेस्टिनेशन पे हैं, हम कहें गो टू बी, और जब बी डेस्टिनेशन पहुंचे तो वहां से कहते हैं गो टू ए। तो फिर ए से क्या होगा, गो टू बी, तो क्या होगा, एक लूप चल जाएगा, एक लूप चल जाएगा। वो भी कौन सा लूप होगा, इनफाइनाइट लूप होगा कि जब ए पे आएंगे तो गो टू बी, बी पे आएंगे गो टू ए, तो क्या होगा, एक लूप चल जाएगा। तो जहां पर भी रिकर्सन, जहां पर भी लूप पॉसिबल है, जहां पर लूप पॉसिबल है उस लूप को हटा के हम रिकर्सन डाल सकते हैं। इन प्लेस ऑफ लूप वी कैन यूज रिकर्सन। यानी फंक्शन जब अपने आप को कॉल करने लगता है तो एक लूप चल जाता है। अब लूप चल जाएगा तो इनफाइनाइट लूप चल जाएगा। तो उस लूप को रोकने के लिए, उस लूप को रोकने के लिए कोई ना कोई कंडीशन लगानी पड़ेगी कि इनफाइनाइट लूप ना चले। तो एक कंडीशन लगाते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं स्टॉपिंग केस और बेस केस। और जब हम फंक्शन कॉल करते हैं दैट इज कॉल्ड रिकर्सिव केस। तो आप देखिए क्या है, रिकर्सिव फंक्शंस, if we write a function definition that calls itself, then this function would be known as recursive function। जब कोई फंक्शन की बॉडी में, यानी डेफिनेशन, बॉडी जो होती है उसको डेफिनेशन भी कहते हैं, बॉडी में कोई अपने आप को कॉल करता है फंक्शन, तो वो रिकर्सन होता है, रिकर्सिव फंक्शन होता है। अ फंक्शन इज सेड टू बी रिकर्सिव फंक्शन इफ इट कॉल्स इटसेल्फ, अपने आप को कॉल कर रहा है तो रिकर्सिव है। रिकर्सन कैन बी इनडायरेक्ट आल्सो, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इनडायरेक्ट मतलब क्या है, ए फंक्शन जो है बी फंक्शन को कॉल करे और फिर बी फंक्शन ए फंक्शन को कॉल कर ले। दो फंक्शन है ए और बी, ए फंक्शन से हम बी फंक्शन को कॉल करें और बी फंक्शन फिर ए फंक्शन कॉल कर ले, तो क्या होगा, इसमें भी रिकर्सन हो जाएगा। लेकिन ये रिकर्सन क्या होगा, ये इनडायरेक्ट रिकर्सन होगा। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिकर्सन, डायरेक्ट रिकर्सन एंड इनडायरेक्ट रिकर्सन। जब एक ही फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा वो डायरेक्ट रिकर्सन होगा। जब एक फंक्शन दूसरे कॉल करेगा, दूसरा फिर पहले वाले कॉल कर लेगा, तो एक लूप चल जाएगा, यानी दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट रिकर्सन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिकर्सन, डायरेक्ट रिकर्सन एंड इनडायरेक्ट रिकर्सन। अब रिकर्सन इन जावा एज इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट सपोर्ट इट, रिकर्सन यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ रिपीटिशन दैट डज नॉट इन्वॉल्व इटरेशन। यानी रिपीटिशन तो हो रहा है लेकिन उसमें इटरेशन नहीं है। इटरेशन मतलब लूप, यानी कुछ पोर्शन रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन बगैर लूप के रिपीट हो रहा है। दिस इज कॉल्ड रिकर्सन। लूप नहीं लगा है, लूप नहीं लगा, बगैर लूप के कोई पार्ट रिपीट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड रिकर्सन। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब इसमें देखिए क्या है, राइटिंग अ रिकर्सिव फंक्शन। देयर आर टू केसेस इन रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन में दो केस होते हैं, क्योंकि जब हम कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा तो एक लूप चल जाएगा, वो लूप क्या होगा, इनफाइनाइट लूप होगा। तो लूप इनफाइनाइट ना हो, यानी कोई रिपीटिशन इनफाइनाइट ना हो, उसके लिए हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कब हम फंक्शन को, कोई फंक्शन अपने आप को कॉल नहीं करेगा।
तो जब जो स्टॉपिंग केस है, स्टॉपिंग केस वो होता है जो नोन होता है, जिसको हमें पता होता है कि यही होगा, जो हमें पता होता है कि यही होगा वही स्टॉपिंग केस होता है। यानी बगैर कैलकुलेशन के हमें पता हो कि इसकी वैल्यू यही आएगी, अगर ये वैल्यू होती है तो यही आएगी। दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग केस और बेस केस। और जब हम रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करें, या फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा, तो वहां जो कंडीशन होगी दैट इज कॉल्ड रिकर्सिव केस और इंडक्टिव केस। तो दो कंडीशन होगी, एक जब फंक्शन हम कॉल नहीं करेंगे, रोकने के लिए कि जब हम फंक्शन कॉल नहीं करेंगे तो क्या रिटर्न होगा, और जब फंक्शन कॉल करेंगे तो रिकर्सिव फंक्शन, तो वो कंडीशन होगी। तो दो कंडीशन होगी, कम से कम एक रिकर्सिव और एक कंडीशन और एक बेस केस की कंडीशन होगी। हम एक से ज़्यादा स्टॉपिंग केस दे सकते हैं और एक से ज़्यादा रिकर्सिव केस दे सकते हैं, जैसी हमारी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से। एक ही फंक्शन में हम एक से ज़्यादा स्टॉपिंग केस यानी बेस केस दे सकते हैं और एक से ज़्यादा रिकर्सिव केस दे सकते हैं, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी। तो जरूरी नहीं कि एक ही बेस केस होगा, एक ही रिकर्सिव केस होगा। एक ही फंक्शन में एक से ज़्यादा रिकर्सिव केस हो सकते हैं और एक से ज़्यादा स्टॉपिंग केस हो सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से। अब देखिए क्या है, द बेस केस इज अ स्मॉल प्रॉब्लम दैट वी नो हाउ टू सॉल्व एंड इज द केस दैट कॉजेज द रिकर्सन टू एंड। जब रिकर्सन एंड होता है उसको स्टॉपिंग केस या बेस केस कहते हैं। इट इज द केस हुज सोल्यूशन इज प्री नोन, इन सोल्यूशन में पता होता क्या वैल्यू आएगी, एंड यूज्ड विदाउट कंप्यूटेशन, बगैर कंप्यूट किए हमें पता होता है कि क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। जो चीज़ हमें पता होती है वही नॉन चीज़ जो होती है वही स्टॉपिंग केस में होता है। आगे हम उसकी चर्चा करेंगे, जब एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आ जाएगा। अगला क्या है, द रिकर्सिव केस इज द मोर जनरल केस ऑफ द प्रॉब्लम वी आर ट्राइंग टू सॉल्व यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन। जब रिकर्सिव फंक्शन कॉल करते हैं तो वो रिकर्सिव केस होता है, दैट इज कॉल्ड रिकर्सिव केस और इंडक्टिव केस। Every recursive function consists of one or more base cases and a recursive case। कम से कम एक बेस और एक रिकर्सिव केस होगा, एक से ज़्यादा बेस और एक से ज़्यादा रिकर्सिव केस हो सकते हैं। An infinite recursion is when a recursive function calls itself endlessly। बगैर रुके कॉल कर रहा है तो वो क्या है, इनफाइनाइट रिकर्सन है। इफ देयर इज नो बेस केस, जब बेस केस नहीं होगा, या इफ बेस केस इज नेवर एग्जीक्यूटेड एन इनफाइनाइट रिकर्सन अकर्स, या तो बेस केस हो ही ना, या बेस केस हो वहां हमारा कुछ ऐसी कंडीशन लगी हो कि पहुंचे ही नहीं, ऐसी कंडीशन लग जाए, गलत कंडीशन लग जाए कि उस बेस केस में पहुंचे ही नहीं, स्टॉपिंग केस में पहुंचे ही नहीं, तो इनफाइनाइट रिकर्सन हो जाएगा। When a loop repeats, it uses same memory locations for variables and repeat the same unit of code, whereas in recursion fresh memory space is allocated for each recursive call। जब हम लूप चलाते हैं तो लूप में जो वेरिएबल लेते हैं उसकी वैल्यू चेंज होती है, और जो वैल्यू चेंज होती है एक ही मेमोरी में चेंज होती है। एक वैल्यू जाती है दूसरी वैल्यू आती है, जैसे दूसरी वैल्यू हम डालेंगे उससे पहले जो वैल्यू होगी वो चली जाएगी, क्योंकि जो मेमोरी में एक ही मेमोरी होती है उसी में वैल्यू चेंज होती है। लेकिन जब हम रिकर्सिव फंक्शन कॉल करते हैं तो हर कॉल पे एक फ्रेश मेमोरी लेता है और जो भी प्रोसेस है वो उस मेमोरी पे स्टोर हो जाता है। एक प्रकार से अरे क्रिएट हो जाती है, एक प्रकार से क्या क्रिएट होती है, अरे क्रिएट हो जाती है। उस अरे को कहते हैं स्टैक। स्टैक फॉलो द रूल्स ऑफ लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। एक अरे बन जाती है, अरे टाइप की मेमोरी बन जाती है जिसमें डेटा स्टोर होता है, प्रोसेस स्टोर होता है और उस हिसाब से वैल्यू वापस आती है। कैसे वैल्यू वापस आती है उसकी चर्चा हम आगे अभी हम करेंगे।
अब क्या है, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा मेमोरी स्टैक मैनिपुलेशन रिकर्सिव फंक्शंस ऑफन रन स्लोअर एंड यूज मोर मेमोरी देन देयर इटरेटिव काउंटर पार्ट्स। जब इटरेशन करते हैं तो मेमोरी कम लेता है, और जब हम रिकर्सिव फंक्शन उसी का बनाते हैं तो मेमोरी ज़्यादा लेता है, इसलिए स्लो हो जाता है। तो ये इसका ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है, इट टेक्स मोर मेमोरी देन इटरेशन, दैट्स वाई इट्स स्लोअर, ये स्लो हो जाता है। लेकिन इसका फायदा भी है। फायदा क्या है कि जब हमें हर वैल्यू चाहिए और जब ज़रूरत हो तो उसको ले लें, क्योंकि अलग अलग मेमोरी में स्टोर होगा, तो जैसी ज़रूरत होगी हम किसी भी वैल्यू को हम ले सकते हैं। प्रोग्राम कंट्रोल किस सारी वैल्यूज़ को सेव रखता है अलग अलग मेमोरी में, अलग अलग प्रोसेस को सेव रखता है अलग अलग मेमोरी में, और जैसी ज़रूरत होती है उसको वो ले लेता है। ये इसका फायदा भी है। अगर कभी कभी एग्जाम में आता है कि व्हाट इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रिकर्सन ओवर इटरेशन, कि रिकर्सन और इटरेशन में क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है। तो यही है रिपीटिशन या इटरेशन यानी रिपीटिशन यानी लूपिंग में एक ही मेमोरी पे लूप वेरिएबल की चेंज होती है, लेकिन रिकर्सन में जितने बार हम कॉल करते हैं उतने उसके लिए अलग अलग मेमोरी लेता है, अलग अलग वैल्यू स्टोर होती है अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे, और जब जिस वैल्यू की ज़रूरत हो उसको हम ले सकते हैं। तो इससे फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि हम जब चाहें तो वैल्यू ले लें, जब कभी कभी हम क्या होता है हमें उल्टा प्रोसेस करना होता है तो हम रिकर्सन लगा देते हैं, उल्टा हो जाता है। तो ये रिकर्सन से फ़ायदा भी है, मेमोरी ज़्यादा लेता है इसलिए स्लो हो जाता है, ये नुकसान भी है। तो कुछ फ़ायदा है तो कुछ नुकसान है, यानी एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी है। बट दिस इज नॉट ऑलवेज द केस एंड रिकर्सन कैन मेक इजियर टू अंडरस्टैंड। वैसे लोगों को लगता है कि रिकर्सन सबसे टफ है, लेकिन मेरे हिसाब से रिकर्सन सबसे इजी होता है अगर समझ में आ जाए। सबसे इजी अगर कुछ है तो रिकर्सन है, इससे इजी कुछ हो नहीं सकता। बस समझने की बात है कैसे ये प्रोसेस होता है, कैसे मेमोरी में जाता है और कैसे मेमोरी में वापस आता है। इतना समझ में आ जाए तो रिकर्सन से इजी कुछ है नहीं, क्योंकि इसका कोड छोटा बनता है और जल्दी समझ में आता है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कैसे मेमोरी में जा रहा है कैसे वापस आ रहा है तो गड़बड़ नहीं होगा और इजी हो जाएगा, सबसे इजी लगेगा। तो अब देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं और पहले हमने कुछ एग्जांपल्स में स्टॉपिंग केस यानी बेस केस निकाला है और रिकर्सिव केस निकाला है, और कुछ में सीधे वर्क किया है। तो देखिए कैसे वर्क होता है। जैसे हमने पहला हमारा क्वेश्चन है कि रिकर्सिव फंक्शन फॉर ए इंटू बी। अब हमें क्या करना है, ए इंटू बी का रिकर्सिव फंक्शन बनाना है। तो ए देखिए हमने ये बताया आपको कि सबसे पहले हमें लूप कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा। जब तक लूप कॉन्सेप्ट नहीं होगा रिकर्सन बन नहीं पाएगा। तो लूप कॉन्सेप्ट पहले लाते हैं, फिर इन प्लेस ऑफ लूप वी रिप्लेस लूप विद रिकर्सन, रिकर्सन से लूप को रिप्लेस कर देते हैं। तो पहले हमें क्या लाना होगा, लूप कॉन्सेप्ट। अगर हम किसी प्रॉब्लम में लूप कॉन्सेप्ट ले आए तो रिकर्सन इजी वे में बन जाएगा। तो देखिए अब यहां लिखा हुआ है ए इंटू बी। अब ए इंटू बी में कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि कैसे लूप आए, तो इसको इस तरीके से समझिए कि ए को बी बार ऐड कर दिया जाए तो लूप आ गया। ऐड ए बी टाइम्स, ऐड ए बी टाइम्स, बी टाइम ए को ऐड किया जाए तो ए इंटू बी हो जाता है, लूप आ गया। जैसे लूप आया रिकर्सन पॉसिबल हो गया, जैसे ही लूप आया रिकर्सन पॉसिबल हो गया। देख कैसे हुआ। अब क्या है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए डॉट 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 बी टाइम्स, ये बी टाइम ए को ऐड किया गया तो ए इंटू बी हो गया। बिल्कुल करेक्ट है ये। अब इसमें आपको पता है कि ए इंटू बी अगर करें तो कुछ वैल्यू पता होती कि यही आएगी कि ए इंटू बी इज इक्वल टू 0। ए इंटू बी इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब बी हमारा 0 हो। कुछ लोग कहेंगे ए 0 हो तो ए 0 हो चाहे बी 0 हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों कि अगर ए
जीरो है 5 बार, बी नहीं जीरो है, तो ए को 5 बार ए जीरो को 5 बार जोड़ो चाहे 50 बार जोड़ो, जीरो ही होता है, तो फर्क नहीं पड़ता। इसलिए एक ही चीज को चेक करके चलना पड़ेगा। जैसे कुछ लोग कह सकते हैं कि ए, आप कह रहे हैं बी इक्वल टू जीरो, देन जीरो, अदरवाइज आगे। तो कुछ लोग कहेंगे ए जीरो हो, तो बात वही है, ए जीरो का मतलब क्या, ए अगर जीरो है बी 5 है, तब भी जीरो को 5 टाइम जोड़ो तब भी जीरो हो गया। तो इसलिए एक ही वेरिएबल को लेके चलेंगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहां देखिए, यहां क्या है, ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो, बिल्कुल पता है, इसकी वैल्यू नोन है, नोन ही कंडीशन स्टॉपिंग केस में आती है। तो यहां क्या है, ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो इफ बी इज इक्वल टू जीरो। अगर बी जीरो है तो बिल्कुल श्योर है कि ए इंटू बी जीरो होगा, बिल्कुल श्योर है। दूसरा स्टॉपिंग केस क्या है, ए इंटू बी इज इक्वल टू ए, कब, इफ बी इज इक्वल टू 1। जब बी 1 होगा तो ए इंटू बी ए के इक्वल होगा। बिल्कुल ये भी करेक्ट है, ये बिल्कुल ये भी सही है। तो ये दोनों जो नॉन कंडीशन है कि अगर ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो इफ बी इज इक्वल टू जीरो, और ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इफ बी इज इक्वल टू 1, बिल्कुल करेक्ट है, पता है, बगैर कैलकुलेशन के पता है, तो वही क्या है, दीज आर कॉल्ड स्टॉपिंग और बेस केसेस। तो यहां पर दो बेस केसेस हैं। अगला क्या है, ए इंटू बी को हम ये भी लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी इंटू ए बी माइनस 1, यानी ए हमने एक बार जोड़ दिया तो अब क्या होगा, बी एक कम हो जाएगा, तो क्या है, ए प्लस ए इंटू बी माइनस 1। तो ये क्या हो गया, यानी कि जहां पर हम फंक्शन बनाएंगे, जहां हम फंक्शन बनाएंगे ए और बी प्रोडक्ट का, तो वहां पर ए की जगह ए और बी की जगह बी माइनस 1 पास कर दें तो रिकर्सिव हो जाएगा। तो अब इसको देखिए कैसे, तो ये भी नोन है, ये क्या हो, रिकर्सन है कब, इफ बी इज मोर देन 1, जब बी की वैल्यू मोर देन 1 होगी तो ए प्लस ए इंटू बी माइनस 1। आप इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए तो समझ में आ जाएगा। जैसे हमने कहा 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, 3 प्लस 3 इंटू 4, सही है, 3 इंटू 4 12 होगा, प्लस 3 15 हो जाएगा, और 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 इंटू 3, ये भी सही है। 3 इंटू 3 क्या होगा, 3 प्लस 3 इंटू 2, और 3 इंटू 2 क्या होगा, 3 प्लस 3 इंटू 1, और 3 इंटू 1 क्या होगा, 3, पता है। तो अब आप देख लीजिए, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 15, ये तीनों, ये 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 15 होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो इसका अगर हम फंक्शन बनाएंगे, देखिए छोटा सा बन गया, कैसे बनेगा, देखिए हमने कहा पब्लिक आईएनटी प्रोडक्ट आईएनटी ए कॉमा आईएनटी बी, सबसे पहले क्या लगाएंगे, स्टॉपिंग केस लगाएंगे, बेस केस लगाएंगे सबसे पहले। तो क्या होगा, इफ बी इज इक्वल टू जीरो, तो क्या बताया है कि बी जीरो हो तो क्या रिटर्न हो, क्या वैल्यू आएगी, जीरो, तो हमने कहा रिटर्न जीरो। एल्स इफ बी इज इक्वल टू 1, इफ बी इज इक्वल टू 1 रिटर्न ए, हमने बताया कि बी अगर बी इक्वल टू 1 है तो क्या रिटर्न होगा, ए आएगा, तो रिटर्न ए कर दिया। एल्स इफ बी इज मोर देन 1, तो क्या करना है, ए प्लस, और जहां पर ए है वहां ए पास होगा, जहां बी है वहां बी माइनस 1 पास होगा, उसी फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे, क्योंकि ये फंक्शन बना है ए इंटू बी के लिए, ये फंक्शन बना है ए इंटू बी के लिए बना है। ये हमें क्या चाहिए, ए इंटू बी माइनस 1, तो जहां पर ए है वहां ए पास करेंगे, जहां बी है वहां बी माइनस 1 पास करेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, यही किया है, रिटर्न ए प्लस प्रोडक्ट फंक्शन कॉल कर लिया, एक जगह ए पास किया और बी की जगह बी माइनस 1 पास किया, क्योंकि ए प्लस हो गया और ए इंटू बी माइनस 1 चाहिए, तो वही तो ए की जगह ए पास कर देंगे, बी की जगह बी माइनस 1 पास कर देंगे, तो वही प्रोडक्ट फंक्शन हो जाएगा। और हमारी आदत है कि एल्स लगाने की, जिससे क्या होगा कि मान लो कोई निगेटिव मार दे नंबर, निगेटिव नंबर यहाँ पास कर दे, तो क्या होगा, हैंग कर जाएगा, तो हमारा कोई प्रोग्राम कभी हैंग नहीं करेगा, तुरंत ही निगेटिव अगर मारेंगे तुरंत एल्स पे आएगा, -1 रिटर्न कर देगा, यानी हमारा ये फंक्शन हैंग नहीं करेगा। तो आप एक वैल्यू लेके समझिए तो ज़्यादा समझ में आएगा।
इस फंक्शन को अगर हम ट्रेस करना चाहें कैसे वर्क करेगा, तो देखिए अगर हम a की वैल्यू लें 3 और b की वैल्यू ले लें 5, चलिए वही ले लेते हैं जो है। अब यहाँ आएंगे, ये ले लिया, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 5, यहाँ है b इक्वल टू 0 है नहीं है, b इक्वल टू 1 है नहीं है, b मोर देन 1 है मोर देन 1 है, तो यहाँ आएगा तो क्या कहेगा a प्लस, तो इसका मतलब क्या है, एक ये स्टैक बनेगा, यहाँ क्या जाएगा, एक वैल्यू क्या है 3 प्लस फंक्शन फिर कॉल हो जाएगा, फंक्शन कॉल होगा तो कहाँ जाएगा, a में a जाएगा और b में b माइनस 1 जाएगा, तो b माइनस 1 यानी b को 1 से घट जाएगी, क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। फिर यहाँ आएगा, फिर चेक करेगा b इक्वल 0 नो, b इक्वल 1 नो, b मोर देन 1 यस, तो फिर क्या होगा a रिटर्न a, तो a यहाँ 3 फिर स्टैक में चला जाएगा, फिर क्या होगा a में a पास होगा और b में b माइनस 1 पास होगा, तो b में माइनस 1 पास होगा मतलब एक और घट जाएगा 3 हो जाएगी। फिर यहाँ आएंगे b इक्वल 0 है नो, b इक्वल टू 1 है नो, b मोर देन 1 है, तो यहाँ फिर क्या होगा रिटर्न a 3 आ जाएगा, फिर फंक्शन कॉल हो जाएगा, a में a जाएगा, b में b माइनस 1 जाएगा, तो b को एक और घट जाएगी 2 हो जाएगी। फिर यहाँ आएगा b इक्वल 0 है नहीं, b इक्वल 1 है नहीं है, यहाँ आएगा b मोर देन 1 है, तो क्या होगा a रिटर्न a, यहाँ क्या आएगा 3 रिटर्न करेगा। फिर क्या करेगा, प्रोडक्ट ऑफ a में a जाएगा और b में b माइनस 1 जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 चला जाएगा। अब यहाँ है b इक्वल 0 है नहीं, b इक्वल 1 है, तो रिटर्न करेगा a, किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू रिटर्न करेगा, इसकी वैल्यू आखिरी वैल्यू का रिटर्न होगी a, आखिरी वैल्यू का रिटर्न होगी a रिटर्न होगी। अब a रिटर्न होके कहाँ जाएगी, यहाँ चली जाएगी। अब इनके बीच में क्या ऑपरेटर लगा है, इनके बीच में ऑपरेटर लगा हुआ है प्लस, इनके बीच में क्या लगा है प्लस, तो वापस आएगा उल्टा, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 5 टाइम ऐड होगा 3, तो क्या आएगा 15, तो आपका आउटपुट जो आएगा 15 आएगा, यानी जो रिटर्न होगा, जिसको कहते हैं आउटपुट या कहें रिटर्न करेगा, जो रिटर्न होगा, अगर रिटर्न कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, रिटर्न जो होगा, रिटर्न वैल्यू जो है वो क्या होगी 15 रिटर्न करेगा। तो आप देखिए 3 और 5 का प्रोडक्ट 15 ही आता है। ये हमारा तरीका है प्रोडक्ट निकालने का रिकर्सन से। अगला देखिए क्वेश्चन है, अगला क्या है, रिकर्सिव फंक्शन फॉर a रेज पावर b, रिकर्सिव फंक्शन फॉर a रेज पावर b, a की पावर b का रिकर्सिव फंक्शन बनाना है। अब इसमें भी यही कॉन्सेप्ट सोचना पड़ेगा कि इसमें लूप लाया जाए, मतलब a की पावर b है, तो क्या किया जाए कि लूप आ जाए, तो क्या करेंगे, a को b टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, a को b टाइम्स क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, लूप आ गया, a को b टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, लूप आ गया। अब देखिए a इंटू a b टाइम्स लूप आ गया। अब इसका हम स्टॉपिंग केस निकालेंगे, तो नॉन कंडीशन क्या, a की पावर b इज इक्वल टू 1, कब, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, सबको पता है, ये नॉन है। तो मिल गई कंडीशन, नॉन कंडीशन मिल गई। क्या हुआ, a रेज पावर b इज इक्वल टू 1 इफ b इज इक्वल टू 0, अगर b की वैल्यू 0 है तो 1 आएगा। दूसरा, a रेज पावर b इज इक्वल टू a इफ b इज इक्वल टू 1, अगर b इक्वल टू 1 है तो a रेज पावर 1 मतलब a रेज पावर 1 मतलब a, ये भी नॉन है, बिल्कुल पता है, सबको पता होता है। तो ये दोनों नॉन कंडीशन है, इसलिए ये बेस केस में गई। तो ये क्या हो गई, स्टॉपिंग केस और बेस केसेस। अगला क्या है, b रेज पावर a रेज पावर b इज इक्वल टू a इंटू a रेज पावर b माइनस 1, क्योंकि a इंटू अलग हो गया तो एक पावर घट गई, तो क्या होगा a रेज पावर b माइनस 1 इफ b इज मोर देन 1। सेम कॉन्सेप्ट, खाली फंक्शन का नाम बदलिए
और जो वैल्यू रिटर्न हो रही है, जैसे यहाँ 0 रिटर्न हो रही थी तो वैल्यू रिटर्न चेंज कर दीजिए, बिल्कुल वही जो ये बनाया है बिल्कुल वही बनेगा। तो देखिए इसको मैंने बनाया है, यहाँ क्या होगा, पब्लिक INT पावर INT A कॉमा INT B। अब यहाँ पर क्या है, इफ B इक्वल टू 0, जो हमारी स्टॉपिंग केस है, B इक्वल टू 0 तो क्या रिटर्न कर रहा है, वैल्यू क्या आ रही है 1, तो रिटर्न 1 कर दिया। एल्स इफ B इक्वल टू 1, तो B इक्वल टू 1 में क्या आ रहा है, A आ रहा, तो A रिटर्न कर दिया, रिटर्न A। फिर एल्स इफ B मोर देन 1 है, B मोर देन 1 में क्या आ रहा है, A इंटू A की पावर B माइनस 1, यानी ये फंक्शन जो बना है वो A की पावर B के लिए है, लेकिन हमें चाहिए क्या, A की पावर B माइनस 1, तो A में A पास कर देंगे और B में B माइनस 1 पास कर देंगे ये करेंगे। और ये चीज याद रखिएगा, कभी भी B माइनस माइनस मत लिखिएगा। B माइनस माइनस का मतलब है पोस्ट फिक्स, तो जो करंट वैल्यू पहले पास हो जाएगी तब चेंज होगी, इसलिए आपका लूप चलता रहेगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए ये गलती मत करिएगा B माइनस माइनस की, यानी कभी पोस्ट फिक्स मत डालिएगा। और दूसरी बात ये है कि B माइनस 1 और माइनस माइनस B में डिफरेंस होता है, ये भी जान लीजिए, दोनों में अंतर है। क्या मतलब अंतर है कि जब हम कहते हैं, जैसे इधर देखिए, जैसे हमने यहां कहा कि A प्लस प्रोडक्ट ऑफ A कॉमा B माइनस 1, तो B माइनस 1 तो उस तुरंत ही B की वैल्यू चेंज नहीं होगी, B की वैल्यू तुरंत ही चेंज नहीं होगी, B माइनस 1 अगली कॉल के लिए पास हुआ, तो अगली बार जब लॉट के इस फंक्शन के अंदर आएगा तब B की वैल्यू चेंज मिलेगी, चाहे B माइनस 1 हो चाहे B प्लस 1 हो। तो ये कॉलिंग पे क्या होगा, जो अगर इसके नीचे और कोई प्रोसेसिंग होती तो वो प्रोसेसिंग प्रीवियस B की वैल्यू पे ही होती, यानी B की वैल्यू जब चेंज होगी तो क्या होगा, ये हम B माइनस 1 पास कर रहे हैं B में, तो यानी जो चेंज वैल्यू मिलेगी B की वो अगली कॉलिंग पे मिलेगी, उस समय चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर हम लिख देते हैं माइनस माइनस B, अगर हम लिख देते हैं माइनस माइनस B, तो तुरंत ही B की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो बचा प्रोसेस चेंज वैल्यू पे होगा और वो पास भी होगी। तो दोनों में डिफरेंस है, ये बच्चे समझते नहीं हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो B माइनस 1 अगर पास कर रहे हैं या पहले चीज, तो B माइनस माइनस पास ही नहीं कर सकते, या B प्लस प्लस पास नहीं कर सकते, पोस्ट फिक्स कभी पास नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा किया तो इनफाइनाइट लूप चलना, हैंग करेगा। तो ये गलती नहीं करना, क्योंकि सेम वैल्यू पास होगी तब चेंज होगी, सेम वैल्यू फिर पास होगी फिर चेंज होगी, तो उसी जगह चक्कर काटता रहेगा। तो ये गलती नहीं करना पोस्ट फिक्स वाली। हाँ, प्रीफिक्स वाली गलती कर सकते हैं, प्रीफिक्स वाली गलती में थोड़ा सा चेंज आएगा लेकिन हैंग नहीं करेगा। उसमें क्या होगा कि जब हम लिखते हैं बिल्कुल B माइनस 1, तो B माइनस 1 अगली कॉलिंग पे चेंज होके जाती है वैल्यू, बचा हुआ अगर कोई प्रोसेस है तो पुरानी वैल्यू पे ही होता है। लेकिन अगर हम लिख देते हैं माइनस माइनस B, तो तुरंत ही B की वैल्यू चेंज होती है, आगे अगर कोई प्रोसेस बचा हुआ है तो चेंज वैल्यू पे होता है और वही वैल्यू पास होती है। तो ये डिफरेंस होता है B माइनस 1 का या माइनस माइनस B का। तो याद रखिएगा, आउटपुट निकालने में इस तरीके की चीज़ें दे दी जाती हैं और बच्चे गलत आंसर दे आते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट। अब इसका देखिए, तो क्या है, पब्लिक INT पावर INT A कमा INT B, इफ B इक्वल टू 0 रिटर्न 1, इफ एल्स इफ B इक्वल टू 1 रिटर्न A, जो है वही हम कह रहे हैं, जो वैल्यू है आ रही वो लिख रहे हैं। एल्स इफ B मोर देन 1 रिटर्न A इंटू पावर फंक्शन कॉल कर लिया, किससे, हमें क्या चाहिए, A इंटू और A की पावर B माइनस 1 चाहिए, तो A की जगह A और B की जगह B माइनस 1 मैंने पास कर दिया। एल्स रिटर्न माइनस 1 हमारी आदत है, जिससे प्रोग्राम हैंग ना करे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये कैसे वर्क करेगा, इसमें आप देखिए ये किस तरह वर्क करेगा। इसमें भी अगर हम ले लें A की वैल्यू ले लें 2 और B की वैल्यू ले लें 4, जैसे हमने बताया
जो चीज़ हमने यहाँ बताई है वही चीज़ यहाँ देखिए हम समझाइए कि देखिए क्या है, 4 की पावर 4 इस पावर 5 इक्वल टू 4 इंटू 4 इस पावर 4 और 4 इस पावर 4 इक्वल टू 4 इंटू 4 इस पावर 3, 4 इस पावर 3 इक्वल टू 4 इंटू 4 इस पावर 2, 4 इस पावर 2 इक्वल टू 4 इंटू 4 इस पावर 1 और 4 इस पावर 1 इक्वल टू 4। अब 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 तो क्या आएगा, आपको पता है कि 4 इंटू 4 5 बार होगा तो क्या आएगा 4 की पावर 5 यानी 4 वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई करने के बाद 4 इंटू 4 इंटू 4 5 टाइम जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी। तो यहाँ देखिए वही चीज़ में अगर हमने ए लेने 2 और बी लेने 4 तो यहाँ कैसे वर्क होगा, यहाँ ए इक्वल टू बी इक्वल 0 है नहीं है, रिटर्न 1 नहीं, तो बी इक्वल टू 1 है नहीं है, तो यहाँ आएंगे बी मोर देन 1 है, तो ये क्या होगा, एक स्टैक बनेगा, क्या बनेगा स्टैक। अब क्या होगा रिटर्न ए के लिए में क्या 2 तो 2 चली जाएगी और क्या होगा फिर फंक्शन कॉल हो जाएगा, एक की जगह ए बी की जगह बी माइनस 1, तो बी की वैल्यू 4 है, एक घट जाएगी क्या हो जाएगी बी की वैल्यू हो जाएगी 3, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। और फिर यहाँ आएंगे चेक करेंगे बी इक्वल 0 है नहीं है, बी इक्वल 1 है नहीं है, बी मोर देन 1 है तो ए रिटर्न ए, तो ए रिटर्न यानी 2 चला जाएगा स्टैक में। फिर क्या होगा पावर फंक्शन फिर कॉल हो जाएगा, ए की जगह ए और बी की जगह -1 पास होगा तो क्या हो जाएगा बी की वैल्यू घट जाएगी, क्या हो जाएगी बी की वैल्यू हो जाएगी 2 और फिर कॉल होगा, यहाँ आएगा बी 0 है नहीं है, बी 1 है नहीं है, बी मोर देन 1 है तो क्या होगा रिटर्न ए, तो 2 चला जाएगा और फिर पावर फंक्शन कॉल होगा, ए की जगह ए और बी की जगह बी माइनस 1 तो क्या हो जाएगा बी 1 हो जाएगा। यहाँ है बी इक्वल 0 है नहीं है, बी इक्वल 1 है तो रिटर्न ए हो जाएगा, रिटर्न हो ए क्या होगा 2 तो 2 रिटर्न होगा, किसकी वैल्यू रिटर्न होगी इतने की वैल्यू रिटर्न होगी 2, इतने की वैल्यू क्या रिटर्न होगी 2। अब इसके बीच में क्या मल्टीप्लाई है, इनके बीच में वैल्यू के बीच में क्या है मल्टीप्लाई है तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो हमारी जो वैल्यू रिटर्न होके आएगी यानी रिटर्न वैल्यू क्या आएगी रिटर्न वैल्यू आएगी 16। तो ये है रिकर्सन। तो अगला देखिए आगे क्या है रिकर्सिव फंक्शन फॉर डेसिमल टू एनी अदर। अगर हम इंटीजर पार्ट है, हमारा इंटीजर पार्ट है डेसिमल में है यानी बेस 10 में है, इसको किसी भी बेस में ले जाना हो बेस 2 में या बेस 8 में या बेस 16 में, यानी बेस 2 मतलब बाइनरी में, 8 मतलब ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल में, तो हम क्या करेंगे क्या करते हैं इंटीजर पार्ट को जिस में ले जाना होता है डेसिमल पार्ट डेसिमल वैल्यू को उससे डिवाइड करते हैं। कब तक डिवाइड करते हैं जब तक कोशेंट 0 ना आ जाए। तो स्टॉपिंग केस क्या हुआ जब 0 हो जाए, जब तक 0 से मोर रहेगा तब तक हमें रिकर्सिव फंक्शन कॉल करना है, जब तक नंबर की वैल्यू मोर देन 0 रहेगी तब तक हमें फंक्शन को कॉल करना है, और जैसे ही 0 हो जाएगी रुक जाना है। और जो हमारे रिमाइंडर्स आते हैं वो उल्टे ऑर्डर में लिखे जाते हैं। तो उल्टे ऑर्डर में लिखने का तरीका क्या है रिकर्सन। रिकर्सन में क्या होता है स्टैक में वैल्यू चली जाती है और उल्टा वापस आती है। और एक का आंसर बताना बहुत जरूरी है आप लोगों को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। पहली चीज क्या है कि अगर किसी रिकर्सिव फंक्शन का रिटर्न टाइप वाइड है तो हमारा रिकर्सिव फंक्शन बगैर रिटर्न के कॉल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर हमारा रिकर्सिव फंक्शन का रिटर्न टाइप वाइड है तो जो हमारा रिकर्सिव फंक्शन है बगैर रिटर्न के कॉल होगा। और अगर हमारे रिकर्सिव फंक्शन का रिटर्न टाइप वाइड नहीं है कोई और दूसरा है तो हमारा रिकर्सिव फंक्शन रिटर्न के साथ कॉल होगा। पहली कंडीशन ये दिमाग में रखिए, इसी जगह सब कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक ही ब्लॉक में एक ही ग्रुप में अगर एक ही ग्रुप में प्रोसेस और कॉलिंग दोनों है, अगर एक ही ग्रुप में प्रोसेस और कॉलिंग दोनों है यानी प्रोसेस भी है कॉलिंग भी है, तो अगर प्रोसेस पहले है और कॉलिंग बाद में है उसी ग्रुप में, तो
प्रोसेस पहले और कॉलिंग बाद में होने का मतलब है वो सीधा वर्क करेगा, सीधा वर्क करेगा। अगर एक ही ब्लॉक में प्रोसेस पहले है और कॉलिंग बाद में है तो सेम ऑर्डर में वर्क होगा। लेकिन अगर एक ही ब्लॉक में कॉलिंग पहले है और प्रोसेस बाद में है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। अगर एक ही ब्लॉक में प्रोसेस पहले है और कॉलिंग बाद में है तो सेम ऑर्डर में वर्क करेगा। लेकिन अगर एक ही ब्लॉक में प्रोसेस बाद में है, कॉलिंग पहले है, तो प्रोसेस होने से पहले ही हमारा प्रोग्राम कंट्रोल क्या करेगा, फंक्शन को फिर कॉल कर लेगा। तो प्रोसेस गैप नहीं हो जाएगा, वो प्रोसेस चला जाएगा स्टैक में। कहाँ चला जाएगा, स्टैक में। और जैसे ही हमारा स्टॉपिंग केस मिलेगा, जैसे ही हमारा स्टॉपिंग केस मिलेगा, वैसे ही स्टैक से वैल्यू उल्टा वापस आएगी, रिवर्स ऑर्डर में वापस आएगी। इसलिए अगर एक ही ब्लॉक में प्रोसेस पहले है और कॉलिंग बाद में है तो सेम ऑर्डर में वर्क होगा, और अगर कॉलिंग पहले है प्रोसेस बाद में है तो प्रोसेस चला जाता है स्टैक में, और स्टैक से वैल्यू आएगी तो रिवर्स ऑर्डर में आएगी। इसलिए वो रिवर्स ऑर्डर में वर्क करता है। उसका एग्जाम्पल अभी हमने लिखा हुआ है, अभी बताते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये तीन चीजें हैं, याद रखिए। कभी रिकर्सन रॉन्ग नहीं हो सकता, चैलेंज। सबसे इजी होता है रिकर्सन, इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता। तो क्या है, अगर रिटर्न टाइप वाइड है तो रिकर्सिव फंक्शन बगैर रिटर्न के कॉल होगा। अगर रिटर्न टाइप वाइड नहीं है, कोई दूसरा है, तो रिकर्सिव फंक्शन रिटर्न के साथ कॉल होगा, पहली बात। दूसरा कि अगर एक ही ब्लॉक में, एक ही ग्रुप में प्रोसेस और कॉलिंग दोनों है, अगर प्रोसेस पहले है और कॉलिंग बाद में है तो सेम ऑर्डर में वर्क करेगा। और अगर कॉलिंग पहले है प्रोसेस बाद में है तो रिवर्स ऑर्डर में वर्क करेगा, क्योंकि प्रोसेस गैप नहीं होगा, प्रोसेस चला जाएगा स्टैक में, और जैसे ही स्टॉपिंग केस मिलेगा वैसे ही प्रोसेस रिवर्स ऑर्डर में वापस आएगा। देखिए आप वही चीज में देखिए, यहां क्या है, पब्लिक वाइड है। वाइड मतलब रिटर्न टाइप वाइड है, इसलिए रिकर्सिव फंक्शन बगैर रिटर्न के कॉल होगा, पहली चीज। देखिए यहां दो हैं, एक n है नंबर, एक बेस है जिसमें चेंज करना है। तो बेस 2 हो सकता है, बेस 8 हो सकता है, या बेस 16 हो सकता है। तो यहां पर क्या है, यहां n मोर देन 0 है, तब तक काम करते रहते हैं, तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक क्वोशंट हमारा 0 ना हो जाए। और जो रिमाइंडर आते हैं वो रिवर्स ऑर्डर में चाहिए होता है, उल्टा चाहिए होता, तो क्या करेंगे, कॉलिंग पहले कर देंगे, प्रोसेस बाद में कर देंगे। वही किया हमने, प्रिंटिंग बाद में कर देंगे, कॉलिंग पहले कर देंगे, तो हमारे जो रिमाइंडर्स आएंगे वो उल्टे ऑर्डर में आएंगे। जो पहले आएगा बाद में मिलेगा, जो बाद में आएगा पहले मिलेगा। वेरी इजी। देखिए तो क्या है, इफ n इज मोर देन 0 तो हमने फंक्शन पहले कॉल कर लिया, डेक टू एनी, और क्या किया, n बाई बी कर दिया। n बाई बी मतलब क्वोशंट पास कर दिया, और b वही रहेगा, बेस वही रहेगा। और यहाँ चेक किया ये प्रोसेस क्या है, ये कॉलिंग है और प्रोसेस ये है, कंडीशन के साथ है, प्रोसेस है। तो ये कॉलिंग पहले है, प्रोसेस बाद में है, इसलिए जो रिमाइंडर्स प्रिंट होंगे वो उल्टे ऑर्डर में प्रिंट होंगे, जो पहले आएगा बाद में आएगा पहले। और यहाँ कंडीशन लगी हुई है, क्या कंडीशन लगी है कि अगर n मॉडुलस b यानी रिमाइंडर जो है मोर देन 9 है। मोर देन 9 कब आता है, जब हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हों। तो क्या आता है, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो उसकी जगह क्या लिखना होता है, A B C D कैपिटल में। तो कैपिटल A की एसी वैल्यू क्या होती है, कैपिटल A की एसी वैल्यू होती है, ACIA वैल्यू होती है 65। वो हमारा क्या आ रहा है, 10 को हमें A लिखना है, 10 को क्या लिखना है, A। तो 10 में जो रिमाइंडर आ रहा है उसमें 55 जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया 65। उसका टाइप कास्टिंग कर दीजिए कैर की, तो करेक्टर बन जाएगा। वही किया हमने, क्या किया, देखिए $6 कैर की टाइप कास्टिंग की, और यहाँ क्या लिखा, n मॉडुलस b कब, जब मोर देन 9 है तब, n मॉडुलस b में 55 जोड़ दिया, तो जो मोर देन 9 हो गया, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ही आएगा, इनमें से कोई एक आएगा। तो 10 आएगा तो 10 में 55 जुड़ेगा तो फिर 65 हो जाएगा, उसका करेक्टर बनेगा, कैपिटल A बन जाएगा। जब 11 आएगा तो 66 बनेगा, कैपिटल B आएगा। ऐसे करके अगर 15 आएगा तो 15 + 55 70 हो जाएगा, F आएगा।
तो आप देखिए, अगर और एल्स एल्स है यानी मोर देन 9 नहीं है तो सीधे रिमाइंडर प्रिंट करना है। ये कब आएगा, ये किस कंडीशन में है, जब हम बाइनरी ऑक्टल करें तो वहां रिमाइंडर हमेशा छोटे आते हैं, तो वहां पर डबल डिजिट में नहीं आते हैं, तो करेक्टर ही बनना है, वो सीधे सीधे प्रिंट करना है। तो आप देखिए कोई नंबर हम लेके देखते हैं और उसको चेक करते हैं। तो देखिए हमने नंबर क्या लिया, हमने नंबर लिया 43 नंबर लिया, और हमारा बेस बी जो है हमने 16 ले लिया, यानी हेक्सा में कन्वर्ट करना है हमें। क्या इसमें कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। तो यहाँ है n मोर देन 0 है तो क्या किया, n बाई बी किया। n बाई बी मतलब 16 से डिवाइड किया, जो क्वोशंट आएगा वो चला जाएगा n में, तो क्वोशंट चला गया n में, तो कितना आएगा 2 क्वोशंट आएगा। अब कॉलिंग तो हो गई, लेकिन अभी ये बचा जो प्रोसेस है वो 2 पे नहीं होगा, क्योंकि हमने यहां क्या किया, हमने यहां जो कॉल किया n बाई बी, तो ये अगली कॉलिंग के लिए n बाई बी जा रहा है, लेकिन बचा प्रोसेस हमारा पिछले n पे ही होगा, जो पुराना n था उस पे होगा, चेंज नहीं होगा। यही सोच बताना भाई, मैं बता रहा था अभी। तो यानी बचा प्रोसेस जो है, जो हमारी पुरानी वैल्यू n की है उसी पे होगा, यानी 43 पे होगा। ये 2 जो गया है वो अगली कॉलिंग के लिए है, तो ये बचा प्रोसेस जो होगा वो कहाँ चला जाएगा, स्टैक में चला जाएगा। तो स्टैक में क्या जाएगा, ये स्टैक बनेगा, और स्टैक में ये क्या जाएगा, n मॉडुलस b, यानी क्या, n की पावर 16 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 11। क्या आएगा, 11 आएगा, ये रिमाइंडर आएगा 11, और ये 11 आएगा, और जब 11 प्लस 55 और उसका कैर बनेगा तो क्या 66 का जब कैर बनेगा तो 66 का कैर क्या बनेगा, कैपिटल बी बनेगा, इधर आएगा नहीं, अब फिर लौट जाएगा। अब यहाँ है n मोर देन 0 है यहाँ है, फिर क्या किया, n बाई 2 किया, तो क्या n बाई 16 किया, तो ये हो जाएगा 0, लेकिन बचा प्रोसेस 2 से ही होगा। ये 0 अगली कॉलिंग के लिए है, बचे प्रोसेस के लिए नहीं है, ये दिमाग में रखिएगा, क्योंकि जो हम ये कॉल कर रहे हैं तो ये जो चेंज होकर वैल्यू जा रही है वो अगली कॉलिंग के लिए है, लेकिन बचा प्रोसेस पुरानी वैल्यू पे ही होगा। तो यहाँ क्या होगा, n मॉडुलस b मोर देन 9 है, नहीं है, क्या था 2 आएगा रिमाइंडर, तो यहाँ क्या होगा, n प्रिंट करेगा तो ये 2 चला जाएगा। अब ये रिवर्स ऑर्डर में जाएगा, आउटपुट जो आएगा वो रिवर्स ऑर्डर में आएगा। तो पहले क्या प्रिंट होगा, पहले प्रिंट होगा 2, तो जो आउटपुट आएगा हमारा क्या आएगा, 2 और b, ये हमारा आउटपुट आएगा। तो आप चेक कर लीजिएगा कि क्या 43 का हेक्साडेसिमल 2b होता है, तो 43 का हेक्साडेसिमल 2b ही होता है, चेक कर लीजिएगा। तो ये है कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर प्रोसेस और कॉलिंग एक ही ब्लॉक में है और कॉलिंग पहले है प्रोसेस बाद में है, तो रिवर्स ऑर्डर में वर्क होगा। तो पहले रिमाइंडर हमारा आया था 11 का करेक्टर बना तो b आया, और दूसरी बार रिमाइंडर आया 2, लेकिन ये उल्टा ऑर्डर में काम करेगा, तो पहले 2 प्रिंट होगा फिर b प्रिंट होगा, तो 2b आएगा, क्योंकि ये प्रोसेस कॉलिंग पहले है और प्रोसेस उसी ब्लॉक में बाद में है, तो उल्टे ऑर्डर में वर्क करेगा। क्लियर। अब अगला फंक्शन है हमारा, क्या है, रिकर्सिव फंक्शन टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ एनी नंबर। किसी नंबर के हमने 2 तरीके से बताया, दोनों तरीके से बताया, एक में कॉलिंग पहले प्रोसेस बाद में, दूसरे में प्रोसेस पहले कॉलिंग बाद में। जानबूझ कैसा किया, जिससे आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये क्लियर हो जाएगा तो रिकर्सन लड्डू हो जाए, यानी हॉट केक हो जाएगा, हलवा। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर क्या किया, पब्लिक वाइड टेबल 1 INTN और INTB। ये यहाँ पर हम इनिशियल वैल्यू जो देंगे p की इनिशियल वैल्यू जो देंगे वो 10 देंगे। क्या देंगे, 10 देंगे। यहाँ पर p की, क्योंकि क्या कॉलिंग पहले है प्रोसेस बाद में है, तो ये उल्टे ऑर्डर में वर्क करेगा। p की वैल्यू पहले 10 होगी, फिर एक घटेगी 9 होगी, तो देखिए कैसे वर्क करेगा।
यहाँ आएगा, ये यहाँ p मोर देन 0 है तो कॉल हो जाएगा। तो पहले क्या होगा आप देखिए, एज्यूम करिए कि हमारा ये n जो है हमारा 5 है, मान लिया 5 की टेबल चाहिए, और हमारा p क्या है 10 है पहली बार। तो यहाँ p मोर देन 0 है तो टेबल 1 कॉल हो गए और n में n रहेगा और p में 1 कम जाएगा, p में 1 कम जाएगा। लेकिन ये जो मल्टीप्लिकेशन है, ये जो टेबल है, ये हमारा कहाँ चला जाएगा, स्टैक में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, स्टैक में। तो एक स्टैक बनेगा, ये एक बनेगा स्टैक। अब पहली बार जो p की वैल्यू क्या जाएगी, पहली बार p की वैल्यू जाएगी 10 और तब p की वैल्यू चेंज होगी, p -1 होगा, p की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। फिर चेक करेगा p मोर देन 0 है, फिर जाएगा, फिर p की वैल्यू क्या जाएगी 9 जाएगी, फिर चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। फिर चेक करेगा p मोर देन 0 है अंदर आएगा, तो इस प्रोसेस में p की वैल्यू जाएगी 8 और फिर p चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर चेक करेगा p मोर देन 0 है अंदर आएगा, फिर इस प्रोसेस में क्या जाएगा 7 जाएगा, फिर वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि p -1 पास हो रहा है तो 6 चली जाएगी। फिर चेक करेगा p मोर देन 0 है तो p की वैल्यू क्या जाएगी 6 जाएगी और p फिर चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर यहाँ आएगा p की वैल्यू यहाँ पर 5 जाएगी और यहाँ फिर चेंज होगी, p की वैल्यू क्या हो जाएगी p की वैल्यू 4 हो जाएगी। फिर चेक करेगा p मोर देन 0 है तो यहाँ p की वैल्यू 4 जाएगी। अब 4 यहाँ जाएगी तो यहाँ फिर चेक करेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी 3 हो जाएगी, तो 3 चली जाएगी p की वैल्यू और फिर एक चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर चेक करेगा p मोर देन 0 है तो फिर यहाँ 2 जाएगी, क्या जाएगी 2 जाएगी। फिर चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। फिर यहाँ आएगा p मोर देन 0 है तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, p की वैल्यू 1 जाएगी और फिर चेंज हो जाएगी, p की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब p मोर देन 0 है नहीं है, यानी कि हमारा स्टॉपिंग केस आ गया। तो अब क्या होगा, जिस ऑर्डर में ये स्टैक में गया है उसके रिवर्स ऑर्डर में वापस आएगा। तो पहली बार 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, लास्ट में 10 से वापस आएगा। तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, n पहले प्रिंट हो रहा है, फिर मल्टीप्लिकेशन साइन प्रिंट हो रहा है, फिर p की वैल्यू, फिर दोनों का प्रोडक्ट। तो पहले क्या होगा, n क्या है हमारा 5, तो 5 इंटू का साइन, फिर p की वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू 5। अगली बार तो क्या होगा 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। फिर अगली बार 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। ऐसे ही करके सबसे लास्ट में क्या आएगा 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50, यानी ये हमारी टेबल प्रिंट हो जाएगी, ये आउटपुट आएगा। तो इस यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉलिंग पहले है, प्रोसेस बाद में है, इसलिए जो स्टैक में डेटा आया है वो रिवर्स ऑर्डर में वर्क करेगा। सबसे पहले 10 आया था, सबसे बाद में 1 आया है, इसलिए लेकिन प्रिंटिंग जो होगी पहले 1 से होगी, फिर 2 से होगी, सबसे बाद में प्रिंटिंग 10 से होगी। तो हमारा टेबल सीधा प्रिंट हो जाएगा। समझ में आया। अब उसी प्रॉब्लम को हमने दूसरे तरीके से बताया कि पहले प्रोसेस कॉलिंग बाद में, जिससे समझ में आ जाए। तो यहां पर क्या है, यहां पर जो वर्क करेगा, यहां पर हम p की वैल्यू लेके चलेंगे 1, स्टार्टिंग वैल्यू p की क्या लेके चलेंगे 1 लेके चलेंगे, p की स्टार्टिंग वैल्यू क्या लेके चलेंगे 1 लेके चलेंगे। तो देखिए यहां यहां पर फिर एक स्टैक बनेगा, एक स्टैक बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब p को क्या लेके चल रहे हैं हम, p इज इक्वल टू 1 लेके चल रहे हैं। अब देखिए यहां क्या होगा, यहां आएंगे p लेस देन और इक्वल टू 1 है लेस देन और इक्वल 10 है। यहां क्या होगा, तुरंत ही प्रिंट होगा, तुरंत ही प्रिंट होगा, क्योंकि पहले प्रोसेस है, तुरंत वर्क होगा। सीधे ऑर्डर में क्या प्रिंट करेगा, यानी आउटपुट क्या आएगा
मान लिया n की वैल्यू हमारा क्या है, n की वैल्यू है हमारी 5 और p क्या है 1, तो क्या होगा, तुरंत प्रिंट होगा n यानी 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। फिर क्या होगा, फिर ये यहाँ क्या हो रहा है, n वही रहेगा, p प्लस 1 पास हो रहा है, तो p की वैल्यू क्या होगी 2 हो जाएगी। तो फिर चेक करेगा p लेस देन 10 है, तो फिर प्रिंट करेगा 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। फिर क्या होगा, फिर चेक करेगा, ये चेंज हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ये 3 हो जाएगा। फिर चेक करेगा लेस देन है, फिर प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। ऐसे ही चेंज होती रहेगी वैल्यू, 4 5 6 7 8 9 10 तक वर्क करेगा। तो ये ऐसे प्रिंट होगा, तो क्या होगा 5 इंटू 10 लास्ट में आएगा, ये 50 हो जाएगा। जैसे ही हमारी ये वैल्यू 11 होगी, कंडीशन ये हो जाएगी फॉल्स और रुक जाएंगे। अब यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ प्रोसेस पहले है, कॉलिंग बाद में है, इसलिए तुरंत ही प्रोसेस हो रहा है, तुरंत ही प्रोसेस हो रहा है, स्टैक में जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, सीधे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वही चीज़ यहाँ भी आई, यहाँ पर भी वही टेबल आई। आप देखिए दोनों प्रॉब्लम, दोनों फंक्शन से एक ही टेबल आई है, ये फर्स्ट वाले से आई है और ये सेकेंड वाले से आई है। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा रिकर्सन का। तो रिकर्सन में सबसे पहला आप दिमाग में रखिए, कभी गड़बड़ नहीं होगा, क्या कि अगर हमारा रिकर्सिव फंक्शन का रिटर्न टाइप वाइड है तो रिकर्सिव फंक्शन जो है बगैर रिटर्न के कॉल होगा। अगर रिटर्न टाइप वाइड नहीं है तो रिकर्सिव फंक्शन रिटर्न के साथ कॉल होगा, एक बात। दूसरी बात, अगर एक ही ब्लॉक में प्रोसेस और कॉलिंग दोनों है और प्रोसेस पहले है कॉलिंग बाद में है, इस तरह तो सीधे वर्क करेगा। और अगर एक ही ब्लॉक में कॉलिंग पहले है प्रोसेस बाद में है, इस तरह तो उल्टा वर्क करेगा, डेटा चला जाएगा स्टैक में और जैसे ही स्टॉपिंग केस आएगा वैसे ही जो प्रोसेस गया है स्टैक में उल्टा वापस आएगा, उल्टा वर्क करेगा। तो अगर एक ही ब्लॉक में प्रोसेस और कॉलिंग दोनों है, प्रोसेस पहले कॉलिंग बाद में तो सेम ऑर्डर, अगर कॉलिंग पहले प्रोसेस बाद में तो रिवर्स ऑर्डर। ये बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो आज हमने आपको बताया रिकर्सिव फंक्शंस इन जावा। हमने पहले बताया कि रिकर्सिव फंक्शन होता क्या है, फिर रिकर्सन इन जावा क्या होता है, फिर मैंने बताया कि कितने टाइप के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर बताया कि कितने केस होते हैं, फिर मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताए, बेस केस और स्टॉपिंग केस बताया। उसके बाद मैंने बताया 4 एग्जाम्पल बताए और लास्ट वाले एग्जाम्पल के 2 तरीके से बताया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो तुरंत ही लाइक करिएगा बगैर रुके हुए। और अगर कुछ डाउट है, कुछ कन्फ्यूजन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया में जाकर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, देर ना करें, देर करना बहुत गड़बड़ बात है। तुरंत सब्सक्राइब करिए, जिससे आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको तुरंत ही ऑल करें। अगर आपने पहले से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो उसको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, अगर करने की कोशिश करेंगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो क्या करना है, आपको वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को, जानने वालों को, जिनका आप भला चाहते हैं, उनको तुरंत ही शेयर करना है, जिससे उनको भी नॉलेज मिल जाए। और आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, कभी भी अधूरा वीडियो ना देखें। अधूरा वीडियो देखना कन्फ्यूजन क्रिएट करना है। तो जब भी देखें पूरा वीडियो देखें, चाहे थोड़ा टाइम ना हो तो रुक जाएं, बाद में देखें, लेकिन देखें तो जब भी देखें पूरा वीडियो देखें। और अगर कोई चैप्टर पार्ट में है तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके देखें। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।